तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा स्लो कराएं, बहुत तेज नहीं कराएं, क्योंकि बहुत तेज हम बोल तो देंगे लेकिन आप लोग को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा स्लो करते हैं, लेकिन जिससे आप लोग को क्लियरिटी पता चल जाए। तो बच्चों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है सेल। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर हमारा आता है जो सेल होता है टू टाइप होता है, एक यूनिसेलुलर होता है, एक मल्टीसेलुलर होता है। जो यूनिसेलुलर होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो मल्टीसेलुलर होता है ग्रुप ऑफ सेल होता है। जो हम जब यूनिसेलुलर का कैलकुलेट करते हैं तो टू कैलकुलेशन निकला, एक होता है इंडिपेंडेंट एक्सटेंशन, दूसरा होता है परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। फिर आगे हम देखते हैं, अगला देखते हैं जो हमारा सेल को सबसे पहले डिस्कवर्ड करने वाले थे एंटवान लीवेनहॉफ। न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड करने वाले थे रॉबर्ट ब्राउन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर्ड करने वाले थे मैक्स नॉर्थ एंड रस्का। फिर अगला एक आता था सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को देने वाले थे शेल्डन एंड स्वान। शेल्डन जो थे जर्मनी थे, इन्होंने बॉटनिस्ट थे। 1838 में इन्होंने बताया कि जो सेल होता है कंपोजिट ऑफ द सेल होता है। दूसरा आते हैं हमारे स्वान। स्वान जो थे 1839 में ब्रिटिश थे, जियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बताया जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है एनिमल सेल में होता है, जो सेल वॉल होता है प्लांट होता है, लेकिन ये दोनों लोग ये नहीं कैलकुलेशन कर पाए कि न्यू सेल कैसे बनता है। फिर हमारे एक नया साइंटिस्ट आते हैं जिससे हम बोलते हैं रोडाल्फ बर्चर। इन्होंने बताया 1855 में इन्होंने बताया कि न्यू सेल कैसे बनता है। इन्होंने दो कैलकुलेशन दिया। इन्होंने कहा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ द सेल। फिर दूसरा दिया इन्होंने दिया जो सेल होता है एराइज होता है प्री एग्जिस्टिंग से सेल ओमनी आता है, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। फिर हमने क्या किया कि जो सेल था उसका ओवरव्यू कर दिया उसने। हमने किया तो हमने कहा एक ओनियन प्याज लिया, ओनियन प्याज को लिया तो उसको माइक्रोस्कोप से देखा। जब माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें क्या जो आउटर मेम्ब्रेन था सेल वॉल था, जो इनर मेम्ब्रेन था जो आउटर था सेल वॉल था, जो इनर था सेल मेम्ब्रेन था। फिर हमने क्या किया ह्यूमन सेल लिया, उसको जब माइक्रोस्कोप से देखा तो जो आउटर था वो डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल था, जो था न्यूक्लियस, जो अंदर इनर था वो डेंस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर लाइक न्यूक्लियस, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। जो न्यूक्लियस होता है उसमें जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं यूकैरियोटिक, जिसमें एब्सेंट होता है उसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। फिर हमने देखा कि जो हमारा था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर था जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। फिर हमने देखा कि जितने भी मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं, मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स और माइक्रोबॉडीज। लेकिन इसमें एक स्ट्रक्चर था जिसे हम बोलते हैं राइबोसोम, जो नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि साइटोप्लाज्म में पाया जाए। 2-3 ऑर्गेन जैसे हमारा क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी राइबोसोम पाया गया, इसके 70 राइबोसोम। फिर हमने देखा कि जो हमारा था एक एनिमल सेल था जो नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था जिसे बोलते हैं सेंट्रोसोम। जो सेंट्रोसोम होता है सेल डिवीजन करता है। फिर हमने क्या देखा कि जो हमारा सेल था उसको डिफरेंशिएट किया सेल और साइज के हिसाब से। तो सबसे पहले हमने देखा माइक्रोप्लाज्मा का डायमीटर था 0.3 माइक्रोमीटर। फिर उसके बाद बैक्टीरिया का डायमीटर था 3 से 5 माइक्रोमीटर। फिर हमारा था लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का होता है। फिर हम देखा लॉन्गेस्ट सेल होता है हमारे शरीर में बॉडी में होता है जिसे बोलते हैं नर्व सेल। फिर हमने देखा जो ह्यूमन आरबीसी का डायमीटर होता है अबाउट 7 माइक्रोमीटर। फिर हमारे कुछ स्ट्रक्चर होता है जो ओवल होता है, ओवल शेप होता है। उसके बाद कॉइडल है सब, जैसे हमारा डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, मेसोफिल और उसके बाद ट्रकीस। फिर हमने आगे प्रोकैरियोटिक सेल। अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या था। प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले थे हमारे बैक्टीरिया थे, ब्लू ग्रीन एल्गी था, माइकोप्लाज्मा। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा को पीपीएल लोग कहते हैं। फिर हमने देखा सेम और साइज हिसाब से बैक्टीरिया 4 प्रकार के थे। बैसिलस था, कोकस था, विब्रियो था, स्पाइरलम था। जो बैसिलस होता है राड सेल होता है, जो कोकस होता है स्फेरिकल होता है, जो था विब्रियो था कॉमन सेल था, जो स्पाइरलम था स्पाइरल था। फिर हमने प्रोकैरियोटिक को जब उसको देखा तो उसमें सेल वॉल पाया, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा सेल वॉल नहीं होता। जो बैक्टीरिया होता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए था, नेकेड था, सर्कुलर था, सिंगल था, सर्कुलर था। फिर हमने देखा कि इसमें जो स्मॉलर डीएनए होता है उसे हम प्लाज्मिक बोलते हैं। जो प्लाज्मिक होता है बैक्टीरिया का फिनोटाइपिक कैरेक्टर शो करता है। फिर इसके बाद हमने क्या किया बैक्टीरिया का ओवरव्यू कर दिया, इन्वॉल्व किया।
जब बैक्टीरिया को इन्वॉल्व किया तो बैक्टीरिया में देखे 3 स्ट्रक्चर थे, एक ग्लाइकोकैलिक था, दूसरा सेल वॉल था, तीसरा सेल मेम्ब्रेन था। जो ग्लाइकोकैलिक था जब देखा गया तो उसमें 2 स्ट्रक्चर था, एक थिन था एक थिक था। जो थिन था स्लाइम लेयर था, जो थिक था कैप्सूल का था। फिर हमने सेल वॉल देखा, सेल वॉल भी 2 प्रकार के थे, एक ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव थे। जो ग्राम पॉजिटिव था वो थिकर था, जो ग्राम नेगेटिव था वो थिन था। फिर इसके बाद देखा इसमें 2 स्ट्रक्चर थे, आउटर था एक इनर था। जो आउटर था लिपिड पॉलीसेकेराइड का बना होता है, जो इनर था पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है। जो लिपिड पॉलीसेकेराइड होता है वो ग्राम नेगेटिव प्रेजेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव एब्सेंट होता है। जो पेप्टाइडोग्लाइकान होता है दोनों प्रेजेंट होता है, और जो पेप्टाइडोग्लाइकान होता है उसके 2 सब यूनिट होते हैं। एक होता है एन स्टाइल ग्लूकोसामाइन, एक होता है एन स्टाइल न्यूमेरिक एसिड, जिसे हम नाम से जानते हैं। जो पेप्टाइडोग्लाइकान होता है वो एब्सेंट होता है आर्ची बैक्टीरिया में। फिर हमने अगला स्ट्रक्चर देखा है, इसमें बैक्टीरिया में एक स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं मेसोफिल सेल। जब मेसोफिल सेल देगा तो इसमें भी 3 स्ट्रक्चर दिखे, जिसमें एक होता है वेसाइकल, दूसरा ट्यूबुल, तीसरा लैमेलिन। फिर हमने क्या किया, मेसोफिल का सेल को जो होता है हमने फंक्शन देख लिया। तो उसका फंक्शन था सेल डिवीजन था, फॉर्मेशन था, डीएनए रेप्लिकेशन था, रिस्पायरेशन था, इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। फिर हमने क्या किया, बैक्टीरिया का जब स्ट्रक्चर देखा तो उसमें 3 थे, फ्लैजिला था, फिम्बरी था, पिलाई था। जब फिम्बरी देखा तो उसके 3 पार्ट थे, एक फिलामेंट था, एक हुक था, दूसरा बेसल बॉडी था। और फ्लैजिला जब देखा तो उसका 3 स्ट्रक्चर 3 पार्ट थे, एक होता जब एक हुक था, एक बेसल बॉडी था, एक फिलामेंट था। और जो फ्लैजिला होता है मोबिलिटी को सपोर्ट करता है, जो फिम्बरी होता है अटैचमेंट ऑफ द रॉक एंड सॉइल होता है, टिश्यू होता है, जो पिलाई होता है कॉन्जुगेशन करता है जेनेटिक मटेरियल को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करता है। ये हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। फिर अगला आता है हमारा हेडिंग आता है जिसे बोलते हैं राइबोसोम। जो राइबोसोम होता है एसोसिएट होता है सेल मेम्ब्रेन पे होता है। जो हमारा राइबोसोम होता है उसका साइज होता है 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर होता है। जो राइबोसोम होता है इसका 2 सब यूनिट होता है, 170 होता है, 80 होता है। जो 70 होता है 50 प्लस 80 होता है। जो 80 होता है उसका होता है 60 प्लस 40 होता है। जो 70 होता है प्रोकैरियोटिक सेल में आपको यूकैरियोटिक दोनों पाया जाता है। जो 80 होता है ओनली यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। फिर जो राइबोसोम होता है इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। फिर अगला आता है हमारा जो राइबोसोम, एक सिंगल है हमारा, नहीं पे कई राइबोसोम जुड़ जाते हैं, उसे बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बोलते हैं। ये हो गया हमारा राइबोसोम। फिर इसमें एक हेडिंग आता है जिससे हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी होता है जो रिजर्व मटेरियल प्रोकैरियोटिक होता है, स्टोरेज होता है साइटोप्लाज्म में, उसे बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। जो इंक्लूजन बॉडी होती है इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं, नो बाउंड इन एनी मेम्ब्रेन, ये फ्री होता है साइटोप्लाज्म में। जो हमारा इंक्लूजन बॉडी होता है फास्फोग्रेनुलस होता है, साइनोफाइसिन ग्रेनुलस होता है, ग्लाइकोजन ग्रेनुलस होता है। फिर इसमें स्ट्रक्चर होता है जिसे हम गैस वेहिकल कहते हैं। गैस वेहिकल हमारा प्रेजेंट होता है ग्रीन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। ये हो गया हमारा राइबोसोम इंक्लूजन बॉडी। फिर अगला आता है हमारा यूकैरियोटिक सेल। जो हमारा यूकैरियोटिक सेल होता है वो क्लोरोप्लास्ट, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एनिमेलिया होता है। फिर हमने देखा कि जो हमारा जितने भी मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होते हैं वो सब यूकैरियोटिक सेल होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में कॉम्प्लेक्सिटी लोकोमोटिव एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर पाया जाता है। जो यूकैरियोटिक सेल होता है इसका जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम होता है। फिर हमने क्या देखा कि जो हमारा जो यूकैरियोटिक सेल होता है नॉट आइडेंटिकल होता है, एक जैसा नहीं होता है। तो हमने क्या किया, कंपेयर करिए प्लांट सेल और एनिमल सेल में। जब प्लांट सेल में देखा तो उसमें प्लास्टिक पाया गया, सेल वॉल पाया गया और लार्ज वैक्यूल था, जो एनिमल सेल में एब्सेंट था। जब एनिमल सेल को देखा तो उसमें एक सेंट्रियोल था, जो एनिमल सेल प्रेजेंट था, प्लांट सेल में एब्सेंट था। ये हो गया हमारा यूकैरियोटिक सेल। अब अगला आता है हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है। जब सेल मेम्ब्रेन को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1850 में देखे तो इसका एक ह्यूमन आरबीसी लिए उसमें एक स्ट्रक्चर दिखा जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब सेल मेम्ब्रेन जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है कंटेन होता है, बना होता है 2 चीजों से मिलकर, प्रोटीन और लिपिड से। जो फास्फोलिपिड होता है ऑरेंज होता है बाइलेयर में, और जो लिपिड होता है विद इन द सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक आउटर होता है एक इनर होता है। जो आउटर होता है उसे हेड बोलते हैं, जो इनर बोलता है उसे टेल बोलते हैं।
जो आउटर होता है, जो हेड होता है पोलर होता है, जो टेल होता है नॉन पोलर होता है। जो हेड होता है हाइड्रोफिलिक होता है, जो टेल होता है हाइड्रोफोबिक होता है। जो हेड होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, जो टेल होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। फिर हमने देखा जो फास्फोलिपिड लिपिड होता है कंटेन होता है कोलेस्ट्रॉल से। फिर अगला हमने देखा कि जो लिपिड था प्रोटीन का अरेंजमेंट देखें तो इसका जो प्रोटीन और लिपिड का अरेंजमेंट था रेशियो तो अलग अलग था। जो प्रोटीन जो होता है 52% वजन होता है, लिपिड होता है 40% होता है। फिर हमने देखा जो प्रोटीन था दो टाइप का, एक पेरिफेरल प्रोटीन था, एक इंटीग्रल प्रोटीन था। जो पेरिफेरल होता है सरफेस होता है, जो इंटीग्रल होता है इनसाइड द मेम्ब्रेन होता है। फिर हमने देखा कि इसमें जब फिर इसमें देखा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था इसमें एक मॉडल है जिसे हम बोलते हैं फ्लूइड मॉडल मॉडल देने वाले थे सिंगल नोकोल्सन 1972 में दिए। इन्होंने बताया कि लिपिड प्रोटीन कैसे अरेंज होते हैं। इन्होंने बताया जो लिपिड होता है वो उसमें एक पॉजिटिव फ्लूइड होता है और एक लिपिड मूवमेंट करता है, जो प्रोटीन होता है लेटरल मूवमेंट करता है। फिर हमने क्या किया सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन देख लिया। तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है सेल ग्रोथ होता है, इंटरसेलुलर जंक्शन बनाता है, एंडोसाइटोसिस कराता है, सिक्रेशन करता है और सेल डिवीजन कराता है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन का मेन काम होता है किसी भी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमने तीन स्ट्रक्चर देखा, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। जब पैसिव ट्रांसपोर्ट देखा तो इसमें नो एटीपी रिक्वायर्ड होता है, इसे एलॉन्ग कंसंट्रेशन चलता है, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है। जब फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट किया इसमें भी एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन इस पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रोटीन की जरूरत है जिसे हम बोलते हैं कैरियर प्रोटीन। ये भी हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। उसके बाद हमारा आता है इसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो होता है वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। फिर अगला आता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन होता है, इसमें एटीपी रिक्वायर्ड होता है। ए लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन होता है, इसमें जो एटीपी फॉर्म होता है, जो एटीपी रिक्वायर्ड होता है एटीपी के फॉर्म होता है, इसी को हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम फॉर्म। ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन। फिर मेम्ब्रेन अब आता है हमारा सेल वॉल। जो सेल वॉल होता है नॉन लिविंग होता है, सराउंडेड होता है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। जो हमारा सेल वॉल होता है एल्केन फंजाइम होता है। जो हमारा सेल वॉल होता है इसका काम होता है सेल शेप, मतलब शेप ऑफ सेल। इसके बाद इसका दूसरा काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट करता है, जो हमारे डिफेंस एंड इन्फेक्शन से बचाता है। फिर तीसरा काम होता है इसका सेल टू सेल इंटरेक्शन। उसके बाद हमारा इसका चौथा काम होता है, उसके बाद क्या करते हैं जो हमारा अनडिजाबल माइक्रोमॉलिक्यूल होता है उसके लिए बैरियर का काम करता है। एल्गी में जो सेल वॉल होता है सेलोज होता है ग्लाइकोज, माइनोज एंड सम कैल्शियम कार्बोनेट को बनाता है। प्लांट का जो सेल वॉल होता है सेलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन का बना होता है। फिर उसके बाद देखते हैं पहला जो सेल वॉल होता है टू टाइप होता है, प्राइमरी सेल वॉल होता है, सेकेंडरी सेल वॉल होता है। जो प्राइमरी सेल वॉल होता है आउटसाइड होता है, जो ग्रोथ को मेंटेन करता ग्रोथ करता है। जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है इनसाइड टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमारा सेल वॉल होता है इसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं मेडिलेमला, जो कैल्शियम पेप्टाइड का बना होता है। इसका काम होता है एक सेल को दूसरे सेल को जोड़ने का काम करता है, सीमेंटिंग का। फिर इसमें एक स्ट्रक्चर होता है प्लाज्माडेस्माटा, जैसे हमारा साइटोप्लाज्म को ट्रांसफर करने में जिस ऑर्गेनेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसे को बोलते हैं प्लाज्माटा, जिसके द्वारा हम ट्रांसफर करते हैं उसको बोलते हैं प्लाज्माडेस्माटा। ये हो गया हमारा सेल वॉल। फिर अगला आता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जब कोई स्ट्रक्चर और फंक्शनल आधार पे मेनी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक कोऑर्डिनेट में काम या फंक्शन करते हैं उसे को बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। जैसे हमारा हो गया गोल्गी अथवा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। लेकिन कुछ ऑर्गेनेल रहते हैं जो कोऑर्डिनेट में काम नहीं करते उसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं कहते, जैसे हमारा प्राग सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। फिर हम कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर is created by cytoplasm is called endoplasmic reticulum। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिवाइड करते हैं तो टू इंटरसेलुलर स्पेस के दो डिस्टिंक्टिव कंपार्टमेंट में, एक होता है एक्स्ट्रालेमुलर, एक होता है इंट्रालेमुलर।
जो इंट्रालेमुलर होता है इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एक्स्ट्रालेमुलर होता है साइटोप्लाज्म होता है। फिर इसका जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके आधे पार्ट में राइबोसोम प्रेजेंट होता है, आधे पार्ट में एब्सेंट होता है। जिसमें प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें एब्सेंट होता है उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है लिपिड सिंथेसिस करता है। एनिमल सेल में लिपिड लाइक स्ट्रक्चर स्टेरॉइड हार्मोन को सिंथेसिस करता है। ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगला आता है हमारा गोल्गी बॉडीज। जो गोल्गी बॉडीज होता है इसे बताने वाले थे कौन आता है, कई हम लोग गोल्गी गोल्गी थे, इनका जो 1898 में इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रा माइक्रोस्कोप से जब देखा तो इन्होंने देखा न्यूक्लियस का रेटिकुलर स्ट्रक्चर था जिसे बोलते हैं गोल्गी बॉडीज। नंबर ऑफ जो सिस्टर्नी होता है वो प्रेजेंट होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। जो गोल्गी बॉडी होता है नियर द न्यूक्लियस के पास होता है। इसका दो फेज होता है, एक सिस फेज होता है, ट्रांस फेज होता है। जो फिर सिस फेज होता है फार्मिंग का काम करता है, जो ट्रांस फेज होता है मैच्योरेशन का काम करता है। फिर हमने देखा जो ये सिस और ट्रांस होता है डिफरेंशियली एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। फिर हम देख लेते हैं इसका फंक्शन होता है हमारा पैकिंग ऑफ प्रोटीन होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन होता है, ग्लाइकोलाइजेशन ऑफ प्रोटीन। फिर हम देखते हैं जो गोल्गी बॉडी का सिस पार्ट होता है फ्यूज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। फिर ये मूव होकर चला जाता है ट्रांसफेज में। जो गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक दूसरे से क्लोज एसोसिएटेड होते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा पैकिंग मटेरियल होता है मॉडिफाइड होता है, फिर ट्रांसफेज से ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो गोल्गी बॉडी होता है फॉर्मेशन करता है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन को। ये हो गया हमारा गोल्गी बॉडी। दूसरा आता है लाइसोसोम। जब हमारा पैकिंग मटेरियल आ गया तो लाइसोसोम में एनी टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, जैसे हाइड्रोलिसिस होता है, प्रोटीएसेस होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है एंड लिपिएसेस होता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है प्रोटीन सिंथेसिस करता है, फिर लिपिड सिंथेसिस का इसका डाइजेशन होता है प्रोटीन का, लिपिड का, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड का। जो हमारा लाइसोसोम होता है सिंगल मेम्ब्रेन होता है। जो लाइसोसोम होता है इसी को बोलते हैं सुसाइडल बैग। इसको बताने वाले थे डी ड्यूबेन। फिर ये हो गया हमारा लाइसोसोम। अगला आता है हमारा वैक्यूल। वैक्यूल होता है जो हमारा साइटोप्लाज्म में जो स्पेस होता है उसी को हम बोलते हैं वैक्यूल्स। जो हमारा वैक्यूल्स होता है इसमें जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है सब स्टोरेज होता है। स्केलेटरी होता है, सैग हो गया, वाटर हो गया। फिर हमने देखा कि जो वैक्यूल होता है इसमें सिंगल मेम्ब्रेन होता है जिसे हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। 90% जो होता है साइटोप्लाज्म कवर किया जाता है वैक्यूल से प्लांट सेल में। फिर हमने देखा जो वैक्यूल सेल का जो टोनोप्लास्ट होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है इसमें आयन और मिनरल्स का, और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है। फिर हमने देखा जो वैक्यूल का होता है कंसंट्रेशन होता है ज्यादा होता है साइटोप्लाज्म से। फिर हमने देखा वैक्यूल टू टाइप होता है, कंसंट्रेट होता है, एक कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल होता है। जो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है और ऑस्मो रेगुलेशन होता है, जो फूड वैक्यूल होता है वो करता है इनगल्फिंग ऑफ फूड। ये हो गया हमारा वैक्यूल्स। फिर अगला आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये होता है अनलेस होता है, स्ट्रेंगली होता है, स्ट्रेन होता है। इसे आसानी से माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता है। जो हमारा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे मेजर किया जाता है इसको फिजियोलॉजिकली एक्टिविटी ऑफ द सेल। मतलब हमारे सेल जहाँ पर जितना ज्यादा काम करते हैं वहाँ पर उतना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। फिर हम देखते हैं इसका शेप एंड साइज। तो इसका शेप देखिए साउथ साइड से या सिलेंड्रिकल शेप होता है। इसका साइज होता है वो 1 से 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है। दूसरा होता है 1 इसका लेंथ होता है 1 से 4.1 माइक्रोमीटर। फिर देखा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था, एक था आउटर था एक इनर था। जो आउटर इनर को एक ल्यूमेन होता है, इसको डिस्टिंक्टली टू इक्वल कंपार्टमेंट में बांट दिया गया। जो इनर मेम्ब्रेन होता है इसमें एक डेंस होमोजीनियस ऑर्गेनल होता है जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। जो आउटर होता है लिमिटेड कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर होता है मेम्ब्रेन। फिर हमने देखा कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसमें इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टी। जो क्रिस्टी होता है इसका काम होता है क्या कहते हैं सरफेस एरिया को बढ़ाना। फिर हमने देखा कि जो इनर मेम्ब्रेन था जो हमारा था क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन था, इसमें एंजाइम पाया जाता है जो रिक्वायर करता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सिंथेसिस।
सॉरी, इसमें नहीं ये नहीं, गलत हुआ। जो हमारा माइटोकांड्रिया होता है, इसमें जो एंजाइम पाया जाता है वो माइटोकांड्रिया को फंक्शनल कराता है। जो इसका फंक्शन होता है एरोबिक रिस्पायरेशन से करता है, सेलुलर एक्टिविटी ऑफ एनर्जी जो एटीपी के फॉर्म में यूज होता है, बनता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। जो इसमें जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें था सिंगल सेलुलर डीएनए होता है, फिर राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है डिवाइड करता है फिजन द्वारा। ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। फिर अगला आता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। जब हम प्लास्टिड जो होता है, जो प्लास्टिड होता है ऑल प्लांट एंड एगुलिनम पाया जाता है। एक बार देखिए होगा नहीं। जो प्लास्टिड होता है ऑल प्लांट एंड एगुलिनम पाया जाता है। जो प्लास्टिड होता है इसे माइटोकॉन्ड्रिया था माइक्रोब से आसानी से देखा जा जाता है क्योंकि लार्ज होता है। जो प्लास्टिक का क्लासिफाई करते हैं बेसिस ऑफ पिगमेंट के आधार पर इसे क्लासिफाई किया जाता है। तो हमने देखते हैं जो क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप रहता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें होता है क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड होता है। जो क्रोमोप्लास्ट होता है हमें कैरोटीन और जेंथोफिल होता है। जो कैरोटीन होता है रेड होता है, जो जेंथोफिल होता है येलो होता है। फिर हमने देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट जो होता है कलरलेस होता है। फिर हमने देखते हैं जो ल्यूकोप्लास्ट होता है तो ये भी 3 टाइप का होता है। तो एक होता है एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट। जो एमाइलोप्लास्ट होता है स्टोरेज ऑफ स्टार्च करता है। जो एलियोप्लास्ट होता है स्टोरेज करता है आयल एंड फैट होता है। जो एलियोप्लास्ट होता है और स्टोर करता है प्रोटीन को। फिर हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है और मेजोरिटी पाया जाता है लीफ ऑफ मेसोफिल सेल में। फिर हमने देखा कि जो क्लाउडियोमोनास था उसमें एक सेल में एक मेसोफिल सेल पाया जाता है। फिर उसके बाद जो ग्रीन एल का होता है उसके एक सेल में 20 से 40 मेसोफिल सेल पाए जाते हैं। फिर हमने देखा क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन होता है, जो इनर मेम्ब्रेन होता है लेस परमेबल होता है। फिर देखते हैं जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें जो लिमिटेड एक स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा। फिर देखते हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनेल इन फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं थैलाकॉइड, जो प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा में। फिर हमने देखते हैं जो थैलाकॉइड होता है उसमें स्टार लाइक एक तिल या कॉइन होता है जिसे हम बोलते हैं ग्रेना। फिर हम देखते हैं फ्लैट मेम्ब्रेना ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं फ्लैट ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं स्टोमा लेमली, जो कनेक्ट करता है थैलाकॉइड टू डिफरेंट ग्रेना। फिर हमने देखा है जो स्ट्रोमा में जो हमारा स्ट्रोमा होता है एंजाइम प्रेजेंट होता है जो सिंथेसिस करता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। फिर हमने देखते हैं जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। इसमें राइबोसोम पाया जाता है 70S होता है। जो हमारा क्लोरोप्लास्ट का पिगमेंट प्रेजेंट होता है थैलाकॉइड में। फिर हमने देखते हैं जो क्लोरोप्लास्ट का जो लाइसोसोम होता है राइबोसोम होता है 70 होता है, लेकिन साइटोसोल का 70 राइबोसोम 80S होता है। ये हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट। फिर अगला आता है हमारा क्लोरोप्लास्ट हो गया, हमारा आता है राइबोसोम। राइबोसोम को बताने वाले थे गोल्गी आता राइबोसोम को बताने वाले थे गॉल पायलट, जो गोल्गी पायलट थे 1953 में। इन्होंने बताया, इन्होंने जब माइक्रोस्कोप से देखा तो इन्होंने देखा एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर दिखा जिसे हम बोलते हैं राइबोसोम। जो राइबोसोम होता है बना होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, आरएनए होता है, जो राइबोन्यूक्लिक एसिड से आरएनए बोलते हैं। जो हमारा राइबोसोम होता है नॉन एनी मेम्ब्रेनस होता है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है। जो हमारा राइबोसोम होता है इसका 2 सब यूनिट होता है, एक लार्ज होता है एक स्मॉल होता है। जो लार्ज होता है 80S हो जाता है, जो स्मॉल होता है 70S। जो 80S होता है 40S प्लस 80S होता है, जो स्मॉल होता है 50S प्लस 30S होता है। जो लार्ज होता है प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक में पाया जाता है, जो लार्ज स्मॉल होता है दोनों में पाया जाता है। इसका जो यस होता है इसको बोलते हैं सेडबर्ग यूनिट या इसको बोलते हैं सेडिमेंटल कोएफिशिएंट। फिर इसका अगला स्ट्रक्चर आता है
इसके बाद हमने ये हो गया हमारा राइबोसोम। फिर आता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन होता है, जो हमारा साइटोस्केलेटन होता है, इसको फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर होता है। 3 टाइप होता है, माइक्रोट्यूबुल होता है, माइक्रोफिलामेंट होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है। जो माइक्रोट्यूबुल होता है इसका ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, जो फिलामेंट होता है एक्टिव फिलामेंट होता है, और जो क्या कहते हैं इंटरमीडिएट होता है वो बहुत सारे जितने जितने जैसे आगे जैसे हमारा एपिडर्मिस क्रिएटिनिन प्रोटीन पाया जाता है, जो हमारा मसल होगा उसमें डर्मिस प्रोटीन होता है। फिर हमने देखते हैं कि इसका फंक्शन होता है मोबिलिटी करता है, में सेल को मेंटेन करता है, और इसका काम होता है एक और फंक्शन होता है सेल को एक बार इसका फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट करता है, मोबिलिटी करता है, एंड सेफ सेल को मेंटेन करता है। इसका फंक्शन हो गया। अब हमारा अगला आता है सीलिया एंड फ्लैजिला। जो सीलिया एंड फ्लैजिला होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो सीलिया होता है स्मॉलर होता है, और इसका काम होता है, इसका वर्क होता है कि ये मूवमेंट ऑफ द सेल एंड सराउंडिंग फ्लूइड को मूवमेंट कराता है। फिर हमारा जो फ्लैजिला होता है लार्जर होता है, ये भी मूवमेंट कराता है सेल को। फिर हमने देखते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है फ्लैजिला होता है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है यूकैरियोटिक। जब हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस देखा तो जो प्रोकैरियोटिक होता है स्मॉल होता है, सिंपल होता है, यूकैरियोटिक लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स होता है। जो यूकैरियोटिक में ट्यूमुलिन और बेसल प्रोटीन होता है, जो प्रोकैरियोटिक उसमें फाइब्रिन प्रोटीन होता है। ये हो गया डिफरेंस। फिर हमने देखते हैं जो हमारा क्या कहते हैं सीलिया फ्लैजिला होता है, इसका क्या कहते हैं 9 पे आता है, 9 डुप्लेट स्ट्रक्चर होता है। फिर हमारा जो सीलिया होता है इसमें एक कोर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं एक्सोनेम। जो एक्सोनेम होता है प्रोसेस होता है नंबर ऑफ फिलामेंटस माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग करता है पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस। मतलब जो हमारा फिलामेंटस प्रोटीनियस जो फिलामेंटस माइक्रोट्यूब्यूल होता है एक दूसरे के लॉन्गिट्यूडनल में पैरेलल होता रनिंग करता है। फिर इसका अब एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ट्रांसफर स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका सबसे ऊपर होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद उसके अंदर देखते हैं तो 9 डुप्लेट स्ट्रक्चर होता है, फिर जो बना होता है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से डुप्लेट। फिर जो डुप्लेट माइक्रोट्यूब्यूल होता है जुड़ा होता है इंटर डुप्लेट ब्रिज से। फिर हमने इसके अंदर देखा तो एक स्ट्रक्चर देखा जिसे बोलते हैं सेंट्रल सेट के जब अंदर गए तो इसमें क्या देखे कि इसके अंदर 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल थे जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं ब्रिज द्वारा। फिर हमने देखा कि जो इसके था क्या कहते हैं सेंटर से तो हमारे डुप्लेट जो माइक्रोट्यूब्यूल थे एक दूसरे से कनेक्ट थे, जो कनेक्ट जिससे कनेक्ट थे उसका नाम है रेडियल स्पोक द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट थे। उसके बाद इसमें होता है 9+2, 9 डुप्लेट और 2 सेंट्रल होता है, 9+2 होता है। ये हो गया हमारा सीलिया एंड फ्लैजिला। जो हमारा सीलिया एंड फ्लैजिला होता है उसका काम होता है सेंट्रल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं बेसल बॉडी। इमर्ज होकर सेंट्रल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम बोलते हैं बेसल बॉडी। ये हो गया हमारा सीलिया एंड फ्लैजिला। फिर अगला आता है हमारा सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। जो सेंट्रोसोम होता है जो हमारा सेंट्रोसोम होता है 2 सेंट्रियोल के और आउटसाइड द न्यूक्लियस, जो एक दूसरे के 90 एंगल पे होते हैं। 90 एंगल पे होते हैं। फिर हमने देखा जो हमारा सेंट्रियोल होता है सराउंडेड होता है वो होता है एमार्फस पेरीसेंट्रियोलर एमार्फस पेरीसेंट्रियल मटेरियल से सराउंडेड होता है। जो सेंट्रियोल होता है मेम्ब्रेन लेस होता है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। जब इसका ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं तो इसमें एक स्ट्रक्चर दिखा जिसे बोलते हैं कार्टविल।
फिर हमने देखा कि जो हमारा सेंट्रियोल होता है ट्रिपलेट फाइब्रिल प्रोटीन होता है, एक 9 ट्रिपलेट फाइब्रिल प्रोटीन का बना होता है जो एक दूसरे से एसी लिंकेज से जुड़े होते हैं। फिर हमने इसके सेंटर पे देखा कि प्रोटीनियस स्ट्रक्चर दिखा जिसे हम बोलते हैं हब ऑफ पेरी अथा ट्रिपलेट जो अथा माइक्रोट्यूबुल से उसको जोड़ने वाले को बोलते हैं रेडियल्स को। ये हो गया हमारा सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम। इसका फंक्शन देख लेते हैं। इसका फंक्शन होता है कि जो हमारा था क्या कहते हैं सेंट्रल था सेंट्रियोल होता है बेसल बॉडी बनाता है सीलियन पैजला। इसका जो स्पेंडल फाइबर होता है सेल डिवीजन करता है इन एनिमल सेल।